नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन उठा साहिबगंज हादसे का मामला। भाजपा विधायकों ने सदन में किया जमकर हंगामा। सरकार ने गठित की जांच समिति। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता हुए समारोह में शामिल। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की रिलीज कमेटी ने झारखंड के लिए उपयुक्त अनाज, दलहन, तिलहन और बागवानी की 9 फसलों की 16 उन्नत किस्मों को किया जारी। और राजधानी रांची में आज सुबह से आसमान में छाए रहे बादल। मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 31 मार्च तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे को साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन और आखिरी दिन विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सत्र के सफल संचालन में सहयोग के लिए सभी विधायकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर दोनों पक्षों को सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए मुखर होना आवश्यक है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि जनता के भरोसे के अनुकूल राज्य में विकास कार्य होगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा की। इस बजट सत्र के दौरान 56 गैर सरकारी संकल्प पर भी चर्चा हुई। इसके बाद स्पीकर ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इसके पहले आज विधानसभा के आखिरी दिन भाजपा विधायकों ने साहिबगंज में जहाज डूबने की घटना को लेकर हंगामा किया। वहीं दूसरी पाली में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सदन में कहा कि सरकार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को सरकार विधि विभाग से परामर्श लेने के बाद समायोजित करने का फैसला लेगी। सदन के आखिरी दिन सिमडेगा विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने सदन के बाहर अपने क्षेत्र में पागल हाथियों के आतंक पर हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने वन विभाग और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 17वें दिन शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में जानकारी दी कि साहिबगंज जहाज दुर्घटना के जांच के लिए अपर समाहर्ता की अगुवाई में 4 सदस्यों की समिति बनाई गई है। समिति की रिपोर्ट के सभी तथ्यों से सदन को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि साहिबगंज मनिहारी के बीच फेरी घाट में हुए हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक जहाज खराब था और उसकी मरम्मती का कार्य चल रहा था। श्री आलम ने बताया कि इसी दौरान जहाज के डूबने की सूचना मिली। सरकार को अब तक इस दुर्घटना में किसी की मौत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वहीं कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है। श्री आलम ने बताया कि झारखंड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से राहत कार्य किए जा रहे हैं। वहीं लापता लोगों को खोजने के लिए एनडीआरएफ टीम और गोताखोरों की मदद ली जा रही है। दोनों सरकारें इस मामले में गंभीर है। आज सवेरे साहिबगंज और बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट के बीच गंगा नदी में चलने वाले एक मालवाहक जहाज के अनियंत्रित हो जाने से उसमें सवार 10 लोग लापता हैं। सूचना प्राप्त होने के बाद से साहिबगंज प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। श्री मौर्य और श्री पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 403 में 274 सीटें जीती हैं। वहीं भाजपा पिछले 3 दशकों में ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में लगातार दोबारा सत्ता में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक पुस्तिका साझा की, जिसमें पिछले महीने की मन की बात कार्यक्रम के रोचक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। इसमें उन लोगों का साक्षात्कार है जिनका उल्लेख पिछले महीने के कार्यक्रम में किया गया था। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से इस महीने की मन की बात रविवार को दिन के 11 बजे करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। वहीं आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा।
इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 3 दिनों की यात्रा पर दुबई जाएंगे। वे दुबई में प्रदर्शनी यानी एक्सपो 2020 में लगे भारतीय मंडप का दौरा करेंगे। मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े का आयोजन 18 मार्च से किया जा रहा है। भारतीय मंडप का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने किया था। मंडप में भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक दर्शकों के लिए व्यापार और निवेश के अवसरों को दर्शाया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 182 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 29 लाख 82 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 73 पहुंच गई है और 3 करोड़ 76 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की डोज दी जा चुकी है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य वैरायटी रिलीज कमेटी ने झारखंड के लिए उपयुक्त और विभिन्न कृषि शोध संस्थानों द्वारा विकसित अनाज, दलहन, तिलहन और बागवानी की 9 फसलों की 16 उन्नत किस्में जारी की हैं। इनमें चावल के 7, मिर्च के 2 और टमाटर, लीची, बेल, तीसी, सोयाबीन, मटर और बैंगन की 1-1 किस्में शामिल हैं। उच्च उत्पादन क्षमता से युक्त, शीघ्र परिपक्व होने वाली और शुष्क भूमि परिस्थितियों के लिए उपयुक्त यह किस्में प्रमुख रोगों और कीड़ों के प्रति सहिष्णु है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर ए वदूद ने बताया कि व्यावसायिक उत्पादन हेतु अधिसूचना के लिए इन फसलों को कृषि मंत्रालय की केंद्रीय बीज उप समिति को भेजा जाएगा। खूंटी पुलिस लगातार अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध अभियान चला रही है। खूंटी पुलिस ने जिलों में अब तक अवैध अफीम की खेती करने वाले 26 ग्रामीणों को 32 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। इधर खूंटी पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की 26वीं बटालियन ने 2 दिनों के भीतर अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 7.25 किलोग्राम अफीम, 71 किलोग्राम डोडा और 53,500 रुपए के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खूंटी के एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बुधवार की रात मारंगहादा, सोयको और खूंटी थाना क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में छापेमारी की गई। इधर पलामू जिले में महुआ चुनने के लिए हैदरनगर प्रखंड क्षेत्र के जंगलों में आग लगाने के कारण मुखहर कला पंचायत में अरहर के खेत में दोपहर में आग लग गई। इस आग से 2 दर्जन से अधिक किसानों की 100 बीघा में तैयार फसल जलकर बर्बाद हो गई है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इस घटना में 10 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो गया है। आग लगने की सूचना मिलने पर प्रशासनिक पदाधिकारी क्षति का आकलन करने में जुट गए हैं। जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने आज कोडरमा के मेघातरी स्थित करहरिया गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माइका माइन से जुड़े बच्चों के साथ संवाद स्थापित किया और उनका हालचाल जाना। श्री लिंडनर ने कहा कि वह 2 दिनों के झारखंड दौरे पर आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलने के बाद कोल माइंस और माइका माइंस के बच्चों से मुलाकात की है और उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया है। इस मौके पर जर्मनी के राजदूत श्री लिंडन ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी ली है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में माइका माइंस और कोल माइंस से जुड़े बच्चों के उत्थान के लिए जर्मन सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी।
उन्होंने कहा कि इन बच्चों के हालात में काफी सुधार आ रहा है और माइका क्षेत्र के बच्चे भी लगातार शिक्षा से जुड़कर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राजधानी रांची में शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम में आए बदलाव से लोगों को मार्च महीने में ही मई जून की गर्मी और तीखी धूप से राहत मिली है। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में 26 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा लेकिन आसमान साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह या 31 मार्च तक यही स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल रमेश बैस आज हजारीबाग में बीएसएफ के मेरू प्रशिक्षण केंद्र में बुनियादी 9 प्रशिक्षुओं के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल रमेश बैस ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी 9 आरक्षक अपनी जिम्मेदारियों और कार्य की चुनौतियों का सामना करने में हमेशा अग्रणी रहते हुए कई मिसाइल कायम करेंगे। इधर जामताड़ा जिले के सदर अस्पताल में विकलांगता जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज सदर अस्पताल में आयोजित शिविर के दौरान 193 लोगों की जांच कर उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके मिश्र ने बताया कि अब तक जामताड़ा जिले के 23,000 से अधिक जरूरतमंद विकलांग लोगों की जांच एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। गुमला जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में किसान उत्पादक संगठन योजना की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में एक समूह में न्यूनतम 300 किसानों को जोड़े जाने का निर्देश दिया गया है। इधर रांची युवा कांग्रेस ने आज देश में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के दाम में निरंतर हो रही वृद्धि के विरोध में रांची युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक प्रदर्शन किया। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में चैत्र पर्व छऊ महोत्सव के आयोजन को लेकर समिति सदस्यों के साथ आज बैठक आयोजित की गई। इस वर्ष कोविड-19 मांगों को देखते हुए चैत्र पर्व छऊ महोत्सव 2022 में केवल परंपराओं का निर्वाह किया जाएगा। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने आज 11,000 रुपए रिश्वत लेते हुए चाईबासा से पंचायत सेवक सागर लागुरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मापी पुस्तिका में हस्ताक्षर के एवज में रिश्वत ले रहा था। और सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हाता चाईबासा के एनएच 220 पर कुम्हड़ाशोल गांव के समीप आज एक तेज रफ्तार से आ रहे मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से 24 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन उठा साहेबगंज हादसे का मामला। भाजपा विधायकों ने सदन में किया जमकर हंगामा। सरकार ने गठित की जांच समिति। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता हुए समारोह में शामिल। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रिलीज कमेटी ने झारखंड के लिए उपयुक्त अनाज, दलहन, तिलहन और बागवानी की 9 फसलों की 16 उन्नत किस्मों को किया जारी। और राजधानी रांची में आज सुबह से आसमान में छाए रहे बादल। मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 31 मार्च तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।